नमस्कार, मैं सुभाष यादव आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ बिहार विधानसभा चुनाव की गतिविधियों को लेकर। नमस्कार, मैं मनोज वर्मा, संवाददाता। बिहार राजनीति के संदर्भ में बात करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ जानकारी, कुछ चर्चाएं करेंगे। जैसा कि हमने बीच में मनोज जी बताया था कि पिछले हमारे ओपिनियन में इस समय जो है बिहार का जो माहौल है वो बेहद एकदम गर्म हो गया है। अभी कल पीएम जी ने एक रैली की है सासाराम में, तो हालांकि जिस हिसाब से भीड़ जमा होनी चाहिए तो वो भीड़ वहाँ कोई खास जमा नहीं। तो कैसे लगता है आपको, क्या कुछ कैसे बताइए? बस उन्होंने तो एक ऐसा योजना ही निकाल दिया है कि कोरोना का जो क्या है अपने पास जो दवाई मेडिसिन, अच्छा वैक्सीन, हाँ वैक्सीन, वो आवाजें आ रही हैं कि वैक्सीन के बदले आप वोट दीजिए। हम आपको वैक्सीन देते हैं। इस पे काफी ट्रोल किया जा रहा है। हाँ, ट्रोल के उनको ऐसा लग रहा है कि हम एक मुद्दा देंगे जनता को, पैसा न दे के वैक्सीन देते हैं और वैक्सीन के बदले में वो हमें वोट दें। नहीं, अच्छा आपको ये एक ऐसा नहीं लगता कि ये सीधा सीधा लालच है या बीजेपी कहीं ना कहीं एकदम बैकफुट पर आते जा रही है? मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जनता को क्या कहें। वो है ना सर, लगा ना कि उनको ऐसा ही लगा कि हम बैकफुट पे आए, इसीलिए तो उन्होंने वैक्सीन का निकाला कि हम वैक्सीन अगर इनको देते हैं, इनको अभी कोरोना के संदर्भ में अभी इनको जरूरत है वैक्सीन का। लोग वैक्सीन के ही पीछे कब आ रहा है, कब ये हो रहा है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो वो तो उन्होंने एक मुद्दा ही उठाया कि इसके बदले में हमको वोट मिलेगा। लेकिन जनता तो सर, जनता जानती है कि भाई कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर कोई पैसा भी देना चाहे तो पैसा से कितने लोगों को खरीदे। अच्छा, लेकिन एक ये भी बातें उठ रही है, मैंने देखा बिहार के संदर्भ में बाकी नेता भी कल शिवसेना के संजय राउत ने भी बहुत बड़ा बयान दिया था कि क्या वैक्सीन में बिहारियों का ही हक है कि मतलब अगर वैक्सीन आएगी तो कोरोना से तो पूरा देश पीड़ित है। जी जी। तो आप ये बोल रहे कि मतलब संजय राउत ने बल्कि एक नेताजी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि मैं तुम मुझे कौन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बेशरम, मतलब उन्होंने सीधा टारगेट किया है कि ये बेशरमों की तरह ये बोल रहे कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूं। जी जी जी। तो इसका मतलब ये है कि मतलब खाली बिहारी उसके हकदार होंगे। ये तो बहुत मतलब एक अच्छी बात नहीं है। संघ राज्य जो हमारा है देश का, ये तो ढांचे को तोड़ने की जैसे एकदम अलग बात हो रही है। इन्होंने नारा गलत निकाला और सुभाष चंद्र जी बोस जो है बहुत ही अच्छा नारा निकाले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उन्होंने किया, उस काम को उन्होंने किया। लेकिन ये अगर ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानना हमारा है, विश्लेषण के हम द्वारा हम बताते हैं कि अगर ये बोलते हैं कि वैक्सीन हम फ्री में देंगे पूरे इंडिया में, तो एक बात समझ में आती कि चलो नहीं, लेकिन मैं आपको टोकना चाहूंगा कि वैक्सीन वाली बात आती भी कहाँ से है? ये माहौल है, हम आप वैक्सीन तब देंगे जब आप हमको वोट दोगे। इसका मतलब एक संशयास्पद बात भी हो रही है ना कि भैया ये वैक्सीन इनके पास है क्या? मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं है पूरे देश के लिए या राजनीति की। ये जो गरिमा बताते हैं कि हम बहुत अच्छा बीजेपी कर रही है, तो इससे ये समझ में भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी मतलब मुझे लगता है हार मान चुकी है बिहार में। और कुछ भी उलझुल जो अच्छा उन्होंने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में टाइप किया है, ये भी नहीं बोला भी नहीं है, उनका मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप जैसे हम जीतेंगे सभी बिहारी को वैक्सीन देंगे। यानी अगर हार गए तो नहीं, हार गए तब क्या होगा मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है। तो उससे तो मुझे बड़ा एक दुविधा लग रही है बिहारियों के प्रति या देश में जो कोरोना चल रहा है, ये करना क्या चाहते हैं? पूरी बात यह है सर कि वो पूरी इंडिया में, मतलब पूरी इंडिया में वो बैकफुट पे आ गई है बीजेपी, और वो कुछ न कुछ और काम दंड भेद ये अपनाने की कोशिश कर रही है। और बीच में अभी टर्निंग पॉइंट यह है उनके सामने कि लोजपा के जो पासवान जी थे वो नहीं रहे, तो उनको और थोड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं उनके समर्थन में नहीं रहूँगा, मैं अलग से चुनाव लड़ता हूँ और मैं जहाँ पे उनकी टीम है, मतलब जहाँ पे उनके लोग लड़ रहे हैं सीट में, वहाँ पे नहीं उतारेंगे बोल रहे हैं। लेकिन उनको तो नुकसान है ही। यानी लोजपा भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगी इनके हार में। जी जी जी। अच्छा, चिराग पासवान ने तो ये भी बीच में उनका बयान था कि भैया हमको बीजेपी से हमको कोई बैर नहीं है, लेकिन नीतीश आपकी खैर नहीं है। इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होने की आशंका है। अच्छा, तेजस्वी का इसमें मैंने एक बहुत बड़ा रोल देखा है, लालू प्रसाद यादव जी जेल में चारा घोटाले के मामले में। जी जी। लेकिन तेजस्वी जिस हिसाब से रैलियाँ ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं और जो एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, बस
ये है कि वो जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो जाए, तब समझ में आए कि तेजस्वी सही में आगे चल रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है सर, लग रहा है और होगा, क्योंकि सर बीजेपी ने जो अभी तक जो यूपी में जो कारनामे किए हैं अभी देख ही रहे हैं आप कि रोज आए दिन बलात्कार, मर्डर और गैंगवार, ये सब चल रहा है यूपी में बीजेपी शासन में खास करके। इससे पहले मायावती सरकार में या लालू के यादव में या तो मुलायम के यादव के समय में नहीं चल रहा था ऐसा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ देखो जहाँ देखो बलात्कार। तो इस चीज़ के हिसाब से हमारा यही मानना है कि बिल्कुल पे आ गई है बीजेपी, और बीजेपी अपनी सत्ता का वो करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और उनको अपनी इज्जत का और किसी भी चीज़ का उनको कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कि तेजस्वी का जो गठबंधन है जो कांग्रेस है, मुझे लगता है कि शायद इस समय फ्रंट में लौट रहा है। जी जी, वो फ्रंट में है। और देखा जाए तो रैलियां भी बता रही हैं कि भीड़ को देखने के हिसाब से, अभी कल ही हमने देखा कि मोदी जी का रैली था, उसमें कुछ लोग आए, कई लोग नहीं हैं। अभी उससे पता चलता है पीएम भारत का प्रधानमंत्री रैली यहाँ कर रहा है, कुर्सियाँ खाली। अच्छा, इसमें और भी छोटे छोटे छत्र सुना है ना लड़ने वाले, जैसे शायद वो बाहुबली क्या नाम है, पप्पू यादव जी की भी एक पार्टी है, वो ओवैसी के। तो अच्छा, ओवैसी हैदराबाद से आपको लगता है कि यहाँ कुछ इफेक्ट डाल पाएंगे मुसलमान वोट के प्रति जो उनका ये रहता है? सर एक्चुअली ऐसा है, ओवैसी कुछ नहीं डाल पाएगा। क्यों? क्योंकि आधे मुस्लिम से ज़्यादा उनके अपोजिट में ही रहते हैं। जो भी कुछ होता है तो बोलते हैं वो ऐसा बकबक करने वाला इंसान है, उसका कोई सुनता नहीं, वो मुस्लिम लोग ही साथ नहीं देते उनका, क्यों? क्योंकि वो खड़ी बात कुछ भी बोल देते हैं, तो कुछ इफेक्ट उनसे नहीं पड़ेगा। मैं ओवैसी के बारे में आता हूँ, बीच में इसके पहले भी बिहार लोकसभा उन्होंने लड़ा था, तो जहाँ उनको बहुत मतलब नकार दिया, पूरी तरह से उनको नकारा गया है ओवैसी जी को। अब इस समय वो बोलते हैं कि हम एक तरफ तो वो उनका जो राजनीति है बोलते हैं कि हम बीजेपी को हराने किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो जहाँ इस समय आरजेडी मजबूत दिख रही है तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए। यानी वो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं ना कि बी टीम है भाजपा की, या अंदर खाने से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने के बाद ये वोट काटने के चक्कर में कूद जाते हैं मैदान। ऐसा है, सामने वाले का वोट काटना है, पहले सामने वाले को हराना है, तो हो सकता है बीजेपी उनको बोल के सीट देता हो, दिलाता हो, या पैसा अंदरूनी उनका मामला। हाँ, ये क्योंकि जिस हिसाब से उनके उम्मीदवार जो लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो मुस्लिम वोटों पर ही, और मुस्लिम वोटों का जो ज्यादातर झुकाव है वो आरजेडी की तरफ। बीजेपी की तरफ तो बहुत मायने ही बहुत कम से कम ही उठ जाता है, लेकिन ये ओवैसी भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं और बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा। हाँ, फायदा है, इसीलिए सामने वाले सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने अंदरूनी बात भी की होगी, ये इतना अनुमान लगा सकते हैं। प्लस रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान पूरे चुनाव में, पूरे उस महाअभियान में, महासंग्राम में चाबी उसके वो हो सकते हैं, कहीं इधर से आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं और बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, जैसे उनके पिताजी को मौसम विज्ञानी कहा जाता था कि जब सत्ता जहाँ रहती तो रामविलास पासवान जी वहाँ कंटिन्यू चले जाते जी। तो अच्छा, आपका कहीं ऐसा तो इशारा नहीं कि चिराग पासवान भी वही राजनीति फॉलो कर रहे हैं? खून में है सर, खून में बसा हुआ है सर, उनका चल ही आ रहा है सर ऐसा ही। उन्होंने जो राजनीति चलाया वो अलग सिस्टम से चला, लेकिन उन्होंने उनसे ही सीखा है ना, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अनुमान लगाया होगा कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो वहीं के हैं, वहीं रहते हैं, हर चीज को उन्होंने अपने ऊपर लेके ये। लेकिन राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा तो है चिराग। अगर तेजस्वी के साथ में कोई है तो मुझे लगता है वो चिराग ही एक अच्छे लेवल पे लड़ाई कर रहे हैं, या जो भी इनके राजनीतिक भविष्य की जो है आगे में भविष्य में प्रतिपक्ष और पक्ष हो सकते हैं। अगर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं, और अगर बीच में आ गए लालू जी के आरजेडी में तो फिर उनका तो यानी कुल मिलाकर अगर आप या हम कहें कि इस समय जो बिहार की राजनीति है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी और चिराग पासवान के यही घूम रही है, मतलब इन्हीं लोगों के पक्ष विपक्ष में यही कहीं ना कहीं दिखाई देगी भविष्य में आने वाले समय में। एक्चुअली क्या है सर, पहले बीजेपी था ही नहीं ना, बीजेपी
अभी 2002 के बाद ही मैं वो किया ना, बिहार में बीजेपी का नाम नहीं था। हाँ, बिहार आप कई एरिया में जाके देखिए बीजेपी तो वोट ही नहीं, नाम का यूपी नाम में है नहीं था, बाबू। यूपी में बीजेपी नहीं था, यूपी में बीजेपी अचानक आया। नहीं तो 5 साल एसपी समाजवादी पार्टी और 5 साल अपना ममता मायावती जी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, तो ये दोनों के ही बीच में था। ये तीसरा इन्होंने वहां पर जाके सेल लगाया, वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी कहीं उनका नामो निशान नहीं था। 90 के दशक में बीजेपी कहीं नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर मतलब जो बीजेपी का ये उत्थान हुआ, तो अब लग भी रहा है कि उसी तेजी से उनका पतन हाँ, भी हो पतन हो रहा रहा है। है, वो बैकफुट पे आ गए हैं। तो बिहार के मतलब परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो इसमें हालत जिस सबसे खस्ता है, तो तेजस्वी जी कहीं न आरजेडी कहीं आगे बाजी मारते हुए तेजस्वी दिख रहे हैं। और साथ में चिराग पासवान जी हैं, उनको मिलेगा वोट इतना है, लेकिन बीजेपी का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि वो बैकफुट में है और उन्होंने अपना जो फॉर्मेट है वो गलत ही बनाया है मैनिफेस्टो कि वैक्सीन के बीच में लाया वैक्सीन, ये मुद्दा वो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने गर्म कर दिया और उनको उससे नुकसान हुआ। तो ये थे हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक मनोज वर्मा जी। तो अगले ओपिनियन के लिए हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।